नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608608960455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 13 जनवरी और 13 जनवरी के जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उनको हम देख लेते हैं। देखो, अब आपके किसी भी लेक्चर में वॉइस का कोई इशू नहीं आएगा। मैंने पहले भी कल के लेक्चर में सारा वॉइस का इशू ठीक कर लिया है। सो अब आपका कोई भी वॉइस का कोई पर्टिकुलर इशू आपके सामने नहीं आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोग बस तसल्ली से लेक्चर सुनो, कंप्लीट करो और उसके नोट्स वगैरह बनाना शुरू करो। ठीक है भाई, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ। हमारा आर्टिकल कहता है, हमारे जो आर्टिकल्स हैं आज के वो हम लोग देख लेते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया में एस्टैब्लिश होने जा रही हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया और यूके के रिलेशंस, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, भ्रष्टाचार और द्योपर बी। देखिए भाई, फर्स्ट आर्टिकल है हमारा, ये कहता है कि अब रिसेंटली जो है ये एक न्यूज आई है कि भाई जो हमारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, भारत में बहुत सी फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है वो उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और ये प्रोजेक्ट का भारत का जो है वो काफी बड़ा कदम होगा। सरकार के इस कदम से जो है इसको काफी महत्वाकांक्षी यहाँ पर जो है वो माना जा रहा है। जो है इसको अब जो है इस पे कोशिश की जा रही है। यूजीसी जो है यहाँ पर, जो हमारे भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी विदेशी विश्वविद्यालय हैं या फिर जितने भी विश्वविद्यालय हैं भारत में, उनके काम के लिए, उनके हर प्रकार के कार्यालय के लिए, उनसे जुड़ी हुई सारी गतिविधियों के लिए, उनको एक उनसे मतलब हर जुड़ी हुई हर एक प्रोस्पेक्टिव के लिए जो है वो यहाँ पर कौन काम करता है? वो है हमारे लिए यहाँ पर यूजीसी। तो यूजीसी यहाँ पर ये कोशिश कर रही है ताकि एजुकेशन के मामले में भी हम ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर सके। देखो, अभी तक ये तो सच्चाई है कि हमने ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को प्रमोट तो किया है हर रिस्पेक्ट में, पर इसमें इस पर्टिकुलर एजुकेशन के मामले में अभी तक हमने ऐसा नहीं किया था। तो एजुकेशन में भी हमें इसको प्रमोट करने की जरूरत है ना? तो यही है। और इससे पहले भी हम कोशिश की गई है। सरकार जो है 1995 में विधेयक लेकर के आई थी, लेकिन ये विधेयक आगे नहीं बढ़ पाया था। उसके अलावा 2005 और 6 में भी सरकार ने यहाँ पर जो है एक विधेयक पारित किया था जो कैबिनेट के तक ही पहुंच पाया था, पूरा पास नहीं हुआ। 2010 में भी यहाँ पर ये चीज आई थी। तो अब यहाँ पर यूजीसी जो है उन्होंने क्या क्या तैयारी करी है इसको देखेंगे आप लोग। इसमें हम लोगों ने क्या तैयारी करी है? पहली कि जो जितने शैक्षणिक मामले हैं, शासन है, प्रवेश नीति है, जो है शुल्क है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर भर्ती होनी है, पारिश्रमिक सहित जितनी भी सारी चीजें हैं, उन सब में विदेशी विश्वविद्यालयों को यहाँ पर क्या दिया जाएगा? पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी, पूरी ऑटोनॉमी प्रिवेंट की जाएगी। और इस विधेयक से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगी कि विदेशों में मूल संस्थान को धन का पर्यावरण दिया जाएगा। और जितने भी विदेशी शिक्षा यहाँ पर होंगी, उनमें भारत में काम करने के लिए समग्र निधि स्थापित करने की कोई अनिवार्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने जो है ड्राफ्ट तैयार किया। यूनिवर्सिटी जो कि यहाँ पर टॉप 500 में है, ठीक है, जैसे कि क्यूएस रैंकिंग के अंदर जो भी यहाँ पर टॉप 500 में आती है, उसमें जितने भी विश्वविद्यालय हैं भारत में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसी रैंकिंग में भाग नहीं लेने वाले विश्वविद्यालयों को आवेदन में सक्षम बनने के लिए अपने देशों में क्या होना चाहिए? प्रतिष्ठित होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जितने भी इस तरीके के कार्य विश्वविद्यालय हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। या तो अगर वो टॉप रैंकिंग पे हैं, अगर वो टॉप मोस्ट रैंकिंग पे आते हैं तब उनको शामिल किया जा सकता है। टॉप मोस्ट रैंकिंग से मेरा मतलब है कि जो भी यहाँ पर अलग से जो है रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में आते हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो इन सब के तहत ये डिसाइड किया गया है। और कभी भी यहाँ पर जो है यूजीसी किसी भी समय परिसर परिसर जो भी इनके कैंपस होंगे उनका कभी भी निरीक्षण कर सकता है। उनकी एंटी रेगिंग और जो भी इनके यहाँ पर जो भी पूरे कानून होंगे, वो पूरे कानूनों को यहाँ पर तय किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये पूरा यूजीसी द्वारा तय किया जाएगा।
अभी यहाँ पर हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई भी थी, जिसमें भारत में जो भी यहाँ पर विश्वविद्यालय होंगे, शीर्ष 100 विश्वविद्यालय, वो यहाँ पर उनकी सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। और एक ऐसा विधायी ढांचा तैयार किया जाएगा, ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अंदर यहाँ पर विशेष छूट भी दी जाएगी। और इसी नीति में ये भी डिसाइड किया गया था कि भाई जो हमारी शिक्षा है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण भी यहाँ पे किया जाएगा, मतलब कि इंटरनेशनलाइजेशन भी उसको किया जाएगा। और इसी नीति में यहाँ पर अलग अलग तरीकों से जो है राष्ट्रीयकरण को, अंतर्राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। और इसके अंदर जितने भी कार्यक्रम आते हैं, पाठ्यक्रम आते हैं, उन सबको यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाली समग्र शिक्षा प्रदान की जाएगी। और शिक्षा नीति जो है हमारी, उसका उद्देश्य बेसिकली यही है, उन छात्रों को अधिक से अधिक गतिशीलता प्रदान करना जो विदेशों में जाते हैं और विदेशों में जो है काम करने के इच्छुक हैं, उनके लिए यहीं पर एक प्लेटफॉर्म तैयार करना। समझ रहे हैं सब लोग? तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म की यहाँ पर एक तैयारी की जा रही है। कोशिश की जा रही है कि हम लोग यहाँ पर पूरा एक अच्छा से इंडिया को ही उस चीज के लिए हम एक बनाएं, ताकि हम लोग इंडिया में रहकर ही पूरा एक काम यहाँ पे कार्यालय के रूप में बना सके, विश्वविद्यालय यहाँ पर एस्टैब्लिश कर सके। ठीक है भाई? तो ये पूरा का पूरा जो आर्टिकल है इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें यही चीज की प्लानिंग की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पूरा इसी से ही जुड़ी हुई पॉलिसी होगी, जो इन सब काम में जुड़ी रहेगी। और अनुसंधान भी दिया जाएगा, आदान प्रदान करने की छात्रों को सुविधा दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी, और विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में प्रवेश करने और संचालन करने की अनुमति भी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है भाई? तो ये है यहाँ पर। और साथ ही साथ जो हमारे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज जो है वो भी यहाँ पे प्रदान की जाएगी, विश्व स्तरीय फैसिलिटीज। चाहे वो वित्त का मामला हो, फाइनेंशियल टेक हो, जो हमारी गिफ्ट सिटी है ना गुजरात की, वहां पर सारे तरीके के कोर्सेज दिए जाएंगे। यहाँ पर जो है गिफ्ट सिटी बनाई जा रही है ना, ब्रिक्स का यहाँ पर सेंटर भी ओपन अप किया जाएगा। तो यही है बेसिकली अभी यहाँ पर काम जो कि तैयारी की जा रही है, इसको आप याद रखिएगा। अब इसके रेगुलेशंस और आएंगे, जब इसके पूरी तरीके से रेगुलेशंस तैयार होकर के आएंगे, तब भी मैं आपको इसके बारे में जरूर एक्सप्लेन करूंगी कि ये क्या चीज है, क्या इसका पूरा एक क्राइटेरिया क्या है, और वो सब चीजें मैं आपको वो भी एक्सप्लेन आगे के क्लासेस में करने वाली हूँ। ठीक है भाई? नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर। लाल बहादुर शास्त्री जी की अभी जो है जो डेथ एनिवर्सरी है, उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है, डेथ एनिवर्सरी। आप लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को, एक दूरदर्शी और ईमानदार व्यक्ति, जो कि बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जिनका जन्म 1904 मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। 16 वर्ष के थे जब इन्होंने गांधी जी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल होने का निर्णय लिया था। और इन्होंने ब्रिटिश शासन की अवहेलना करने के लिए राष्ट्रीय संसाधन जो है संस्थान, कौन सा, काशी विद्यापीठ भी यहाँ पर जो है वो स्थापित किया था। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स करे हैं जो कि इनके यहाँ पर जुड़े हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी से। बहुत सारे ब्रिटिश की जेल में रह करके इन्होंने काफी सारे कामों को भी अंजाम दिया है। और बहुत सारे काम, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर स्टार्टिंग से बताना शुरू करती हूँ, कि इन्होंने, जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी थी 1946 में, तब इनको यहाँ पर जो है पूरी एक रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान भी किया गया था। इनको यहाँ पर यूपी का जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया था, और फिर उसके बाद ही वहां पर गृह मंत्री भी बने थे। फिर 1951 में ये दिल्ली चले आए थे, और उन्होंने फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है यहाँ पर रेल मंत्री और इन सब विभागों को संभाला था। और फिर फाइनली 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद ये जो है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। ठीक है भाई? तो ये सब सारे 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 फैक्ट्स याद रखना। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे, जैसे हरिजन का जो कॉन्सेप्ट था, हरिजन के कॉन्सेप्ट पे इन्होंने यहाँ पर जुड़ा। और इन्होंने साथ साथ जो है स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, इन सब की रीडिंग से बहुत ज्यादा इन्होंने जो है प्रोत्साहित होकर के आगे भी बढ़े। इवन जो हमारी एक सोसाइटी है जिसका नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, प्लीज इसको लिख लीजिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी लोक सेवा मंडल, जो कि लाला लाजपत राय जी ने बनाई थी, उनके ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है? ये मैं फैक्ट्स बता रही हूँ, याद रखिएगा। इनका एक कोट जो है, एक स्लोगन बहुत ही फेमस है, जय जवान जय किसान। याद है ना सबको? तो ये एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा। और फिर उसके बाद जो है ये व्हाइट रिवॉल्यूशन को बहुत सपोर्ट किए थे। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है, इन्होंने जो अमूल मिल्क है, अमूल मिल्क,
जो है आनंद और गुजरात के यहाँ पर शुरुआत की गई थी, इन्होंने इसको भी बहुत सपोर्ट किया। इन्होंने जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। एंड इन्होंने और क्या बनवाया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी भी स्थापना करी थी। प्लस इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था, स्पेशली पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, जिसकी वजह से वीट की जो खेती है उसको बहुत फायदा भी मिला था। ठीक है, तो इन्होंने ये बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए थे जिनके लिए आज हम इनको जानते हैं। बहुत बहुत ही आप कह लो कि बहुत ही बेहतरीन रूप से इन्होंने हमारे जो है यहाँ पर काफी काम किया था। और ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, कामराज, कामराज जो कि तमिलनाडु के सीएम भी रहे थे, और उन्होंने ही, उनका हाथ कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी को क्या बनाया था, हमारा प्राइम मिनिस्टर बनाया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इनमें जो है इनके समय में यहाँ पर काफी अच्छी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई हैं। और साथ ही साथ इनका ये बहुत ज्यादा योगदान था कि जो वर्गीज कुरियन हैं, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं, उनके साथ मिलकर के इन्होंने काफी अच्छे अच्छे कामों को करने की कोशिश की है। कई जगह पर इंडिया में इनकी इस चीज के लिए जो है इनको शास्त्री व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और फिर उसके बाद 1965 का जो पूरा यहाँ पर वॉर हुआ था, 1965 का इंडो पाक वॉर, इंडो पाक वॉर में भी इनकी काफी अच्छी भूमिका निभाई गई है। और इन्होंने यहाँ पर ये जो है स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का इन्होंने ये दिया था। इनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी थी। इन्होंने यूएस के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखे थे। 1962 के वॉर के बाद भी यहाँ पर इन्होंने डिफेंस बजट को बढ़ाने की यहाँ पर जो है बात करी थी। और जब 1965 का वॉर होता है, इंडिया पाकिस्तान का वॉर, तब इन्होंने यहाँ पर जो कच्छ का एरिया है वो पूरा अपना हाफ से ज्यादा अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, और जब इस पूरी ट्रीटी को सुलझाने के लिए, पूरे इसको सॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट अयूब खान ऑफ पाकिस्तान से मिलने के लिए ताशकेंत पहुंचते हैं, उस समय का रशिया यूएसएसआर में पहुंचते हैं, जो कि उस समय के जो पर्सन थे जिनका नाम था एलेक्जेई कोजगिन, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज करा था। वहां पर इन्होंने ताशकेंत अग्रीमेंट को भी, ताशकेंत डिक्लेरेशन को भी साइन किया था, जो दोनों देशों के बीच में पीस डिक्लेरेशन के रूप में जानी जाती है, जो कि यहाँ पर 4 जनवरी से 10 जनवरी 1966 के अंतर्गत यहाँ पे पूरी एक सेटल की गई थी। ठीक है, कौन कौन आए थे, हमारी भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जी, और पाकिस्तान की तरफ से उनके प्रेसिडेंट अयूब खान। और ऑर्गेनाइज किसने किया था, ये अलेक्जेई कोज़गिन, रशिया के, यूएसएसआर के थे उस समय। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन साइन हुई थी कि अब दोनों देशों के बीच में जहां पर है वहीं पर ही रुक जाएंगे, और कोई भी यहाँ पर एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में कोई अफेयर अफेयर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वो वापस से सुलझ जाएंगे। कोई भी एक दूसरे के मामले में कोई भेदभाव नहीं होगा। जितने भी यहाँ पर प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स हैं उनको बाहर निकालने की बात की जाएगी। और यहाँ पर जो है दोनों इसके पूरे होने के जस्ट एक दिन बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी की, ऐसा कहा जाता है कि 11 जनवरी 1966 में इनकी हो जाती है बाय हार्ट अटैक डेथ। लेकिन इसका रीजन क्या है, अभी भी आप नहीं बता सकते कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। जो इनकी डेथ है, ऐसा कहा जाता है कि ऐसा हुआ था। और जो शास्त्री जी के सपोर्टर्स थे उस समय, जो उनके क्लोज रिलेटिव्स थे, उन सबने ये मानने से मना कर दिया था कि इनकी डेथ जो है वो इससे हुई है, हार्ट अटैक से। और देखिए, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, अगर आप लोग देख सके तो, ताशकेंट फाइल्स, जो कश्मीर फाइल्स बनाई थी ना जिन्होंने, विवेक अग्निहोत्री, उन्होंने ही ताशकेंट फाइल्स को भी यहाँ पर बनाया था। ठीक है, और बहुत इल्जाम लगाए जाते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था, ये सब चीजें। ठीक है, और जो इनकी वाइफ थी शास्त्री जी की, ललिता शास्त्री, ये भी ऐसा, ये भी इनके भी, इनका जो है वो, इनकी लाल बहादुर शास्त्री जी से डेथ हुई थी, सॉरी शादी हुई थी। और उनको वो ऐसा कहती है कि यहाँ पर इनको जो है वो पॉइजन खिलाया गया था। इनकी एक पोएट्री बुक भी है, ललिता के आंसू, वो भी इसी में आए थे कि भाई किस तरीके से इनकी वाइफ ने, ललिता ने यहाँ पर पूरी स्टोरी समझाई है कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई है। और इसी को यहाँ पर जो है वो इंटरव्यूज भी वगैरह भी काफी सारे बार यहाँ पे इंटरव्यू किए गए थे। और इन्होंने, एक पर्सन है रॉबर्ट, उन्होंने जो है इसके ऊपर काफी ज्यादा छानबीन भी करी है, कैसे क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे। ठीक है, सो
इनके पीछे काफी सारी चीजें हैं, कॉन्स्पिरेसी कही जाती है, सो द रीजन, एग्जैक्ट रीजन इज स्टिल अननोन। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इनकी जो मेमोरियल है, इनका जो स्मारक है वो कहाँ पर है, विजय घाट। विजय घाट, ठीक है, वो इनका एक स्मारक के रूप में जाना जाता है। राजघाट का पूरा एरिया, राजघाट के एरिया में ही काफी सारे जो है वो कह लो आपकी, वहीं पर ही काफी सारे वो बने हुए हैं, घाट या एकता स्थल टाइप ऐसे काफी सारे यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है, जैसे जैसे जो जवाहरलाल नेहरू जी का है, उनका क्या कहा जाता है, शांतिवन कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जी के बिल्कुल साथ में एकता स्थल बना हुआ है, जहाँ पे ज्ञानी जेल सिंह जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उनका भी वहीं पर ही बना हुआ है। ठीक है, तो राजघाट के एरिया में ही ये विजय घाट भी बना हुआ है। ओके भाई, तो ये आप याद रखिएगा। जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है तो गुलजारी लाल नंदा जो है, उस समय के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, वो यहाँ पर क्या बन जाते हैं, हमारे एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में आते हैं। और फिर इंदिरा गांधी जो है वो यहाँ पर जीत करके फिर से उनको यहाँ पर बना दिया जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हुई सबको स्टोरी? सो ये भी आप याद रखिएगा, इनके बारे में ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको सारे बता दिए इधर क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है यंग प्रोफेशनल स्कीम के ऊपर। ब्रिटेन और यूएसए दोनों ने मिलकर के, ब्रिटेन और भारत, सॉरी, भारत और ब्रिटेन ने मिलकर के युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल स्कीम को यहाँ पर साइन किया है। अब ये हम समझते हैं कि बेसिकली यंग प्रोफेशनल स्कीम है क्या। ठीक है, ये 9 जनवरी को ही लागू हो गई थी, एक्चुअली में तो साइन हो गई थी। अब इसमें होगा क्या, इसके अंदर 3,000 डिग्री धारक को, नागरिकों को 2 साल की अवधि के लिए एक दूसरे के देश में रहना और काम करने की सहूलियत मिलेगी। और इसके अंदर जॉब ऑफर दिए जाएंगे जिसमें आपको वीजा की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 3,000 इंडिविजुअल्स के लिए अभी ये स्टार्ट किया गया। कौन सी एज के लोगों के लिए, 18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए। ठीक है, और ये जो है आपका, इस युवा इस पूरी स्कीम के अंतर्गत जितने भी भारतीय युवा और ब्रिटिश के जितने भी युवा हैं, यहाँ पर रोजगार करना, अध्ययन करना, यात्रा करने के लिए एक दूसरे के देश में यहाँ पर जा सकते हैं। प्रतिवर्ष 3,000 व्यक्तियों के लिए यहाँ पर एक चीज किया गया। जितने भी सफल होंगे यहाँ पर, उनको जो है वो, जो भी मतलब जो लोग यहाँ पर करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए ये चीज की गई है। मार्च 2023 से ये लागू कर दिया जाएगा। और ये पूरा एक जो है, ये एक आर्टिकल जो है आप याद रखिएगा, इस तरीके से ये न्यूज में है। और ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से फायदा यही होगा कि कल्चरल एक्सचेंज भी होगा दोनों देशों के अंदर, और एक माइग्रेशन इंक्रीज होगी, है ना, डायस्पोरा दोनों कंट्री का इंक्रीज होगा। अगर मैं बात करूं हमारे रिलेशन वैसे कैसे हैं, द्विपक्षीय रिलेशन हमारे कैसे हैं दोनों देशों के बीच में। व्यापार जो है यहाँ पर 15.5 बिलियन डॉलर का एक्चुअली है ही यहाँ पर। तो व्यापार का संतुलन जो है वो भारत के पक्ष में ही हमेशा से रहा है। ब्रिटेन में अमेरिका के बाद भारत ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान, यूएसए के बाद यूके भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। और यहाँ पर हम लोग ग्रीन मामले में भी यहाँ पर जो है ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड को और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, जिसके अंदर हम नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन, विद्युत गतिशीलता, पर्यावरण के क्षेत्रों में निवेश वगैरह जो है, ये सारी चीजें यहाँ पर करने की कोशिश जो है वो हमेशा से जारी है। और भारत में, अगर यूके में बात करूँ, तो भारत के प्रवासी जो है वो काफी सारा जातीय अल्पसंख्यक समुदाय में से एक है। भारतीय मूल के लगभग 1.6 मिलियन ब्रिटिश नागरिक जो है वो वहां पे रहते हैं। और यूके में रहने वाले लगभग 3,51,000 एनआरआई शामिल हैं। यूके की आबादी का करीब 2.5% है, और हम उनके जीडीपी में करीब उनका 6% योगदान भी भारतीय लोगों का कहा जाता है। आप लोग अभी भी जानते हैं कि आज के समय में इंडियन ओरिजिन के 16 एमपी जो हैं वो ब्रिटिश में यहाँ पर अभी सर्व कर रहे हैं। आउट ऑफ दिस, इसमें से बहुत से लोग जो है वो मिनिस्टर्स भी हैं। इवन चलो ये तो है ही है, पहले भारतीय भारतीय जो है मूल के गैर श्वेत प्रधानमंत्री जो है वो ऋषि सुनक को यहाँ पर चूज किया गया है। 42 वर्ष की उम्र में वो पहले ऐसे रहे हैं, 200 साल में सबसे कम उम्र के जो है वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वो बन चुके हैं। यूके हमेशा से इंडिया के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हम लोग चाहते हैं ना परमानेंट मेंबरशिप, उसके हमेशा सपोर्ट में रहा है। और अभी जो सेशन हुआ था उसमें जब वोटिंग की बारी आई थी, तब यहाँ पर यूके ने हमेशा ही इंडिया का सपोर्ट यहाँ पे दिखाया है। इंडिया जो है, इंडिया और यूके
दोनों यहाँ पर जो है एक एनएसडी जो होता है, एनएसजी, यहाँ पर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, एमटीसीआर, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अग्रीमेंट, सब में यहाँ पर यूके जो है उनका सपोर्टर रहा है इंडिया का। और भारत और यूके ने जो भी रक्षा संबंध है उनको इंक्रीज करने के लिए भी पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर हमेशा से की है। ठीक है, तो ट्रेड टॉक्स वगैरह के ऊपर यहाँ पर काफी सारी चीजें नई दिल्ली में, कभी ब्रिटेन में, हमेशा ऑर्गेनाइज यहाँ पे करते रहे हैं। और इंडिया और यूके के रिश्तों को और बढ़ाने के लिए हम डिफेंस के मामले की बात करें तो हम काफी अच्छे तरीके से डिफेंस में भी हम लोग इम्प्रूव करने की उनके साथ कोशिश करते हैं, वैल्यू करते हैं आज के समय में दोनों देश एक दूसरे की। आज के समय की मैं स्पेशली बात करूं तो हर एक मामले में रिश्ते इम्प्रूव हो रहे हैं। और ऋषि सुनक वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, काफी बड़ा एक इंडिया को इस चीज का फायदा भी हो सकता है। मतलब वो तो डिपेंड करता है आगे क्या होगा, लेकिन चांस है कि ऐसा भी आगे के लिए हो सकता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं दोनों देशों के अंदर, तो एक बार उसको भी देख लेते हैं कि क्या क्या ऐसे कन्वर्जेंस हैं या फिर और क्या चीजें अच्छी हो सकती हैं। इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसको दोनों देश यहाँ पे सोचते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन को हम लोग जो है एक बड़े से रूप में यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, इंडो पैसिफिक को। प्लस जब से ब्रेक्सिट का हुआ है कि ब्रिटेन यहाँ से यूके से एग्जिट हुआ है, तब से जो है यहाँ पर जो आतंकवाद है उसको रोकने के लिए पाकिस्तान की विफलता को जग जाहिर किया गया है। तो यहाँ पर दोनों रिश्ते की जो है वो टेररिज्म के मामले में जो है, जो अगेंस्ट में है दोनों देश, उसमें काफी इंप्रूव हुआ है। और भारत को यह समझ आ चुका है कि केवल अमेरिका चीन को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं है, और भी देश है यहाँ पर। और हम बात करें जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के साथ अपने संबंधों की तुलना में, देखो यूके जो है भारत के लिए काफी एक रणनीतिक भागीदार हमेशा से बना हुआ है। साइबर सिक्योरिटी के मामले में बात करें अगर हम, तो यूके और भारत 5G में हुआवाई में जो है वो भागीदारी का मुकाबला करने के प्रस्ताव से यहाँ पर जो है वो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर ब्रेक्सिट के बाद से यूके जो है अपनी उसमें जो इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज उसमें विविधता लाने की कोशिश कर रहा है, और इंडिया उसमें क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। और वर्तमान में दोनों ही देश जो है वो किससे जूझ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन से। ग्लासगो में आयोजित हुआ था ना, COP26 हुआ था, ग्रीन ग्रिड की बात हुई, एक सूर्य एक विश्व, ये सब जो है यहाँ पे स्टार्ट किए गए ना, तो दोनों देश यहाँ पर इस चीज से जूझ रहे हैं और दोनों देश चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अभी की हम बात करें तो दोनों के रिश्ते जो हैं वो बेटर हैं, पहले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा इम्प्रूव भी हो रहे हैं। और इंडिया की हाई कमीशन लंदन में है, और कॉन्सुलेट जनरल भी है बिरमिंघम में और एडिनबर्ग के अंदर। और यूके की भी हाई कमीशन है यहाँ पे दिल्ली में, और डेप्यूटी हाई कमीशन भी है। कहाँ पर है, मुंबई में, अहमदाबाद में, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता में। और दोनों ही कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस के हमेशा से पार्टनर भी रहे हैं। अभी के मामले में काफी ये चीजें हो रही हैं, हमारे बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे जाते भी हैं पढ़ाई वगैरह करने के लिए, काफी ज्यादा डायस्पोरा वहां पे बढ़ भी रहा है। और यही है बेसिकली, रिलेशंस की बात करें तो इसी प्रकार से इम्प्रूव भी होंगे, इसी प्रकार से उसमें चेंजेस भी आएंगे। फोर्थ आर्टिकल पे देखते हैं हम लोग, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऊपर है। और ऐसा बोला जा रहा है कि भाई भारत में अधिकांश जितने भी नगर निगम हैं वो वित्तीय सहायता के लिए क्या कर रही हैं, यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। आरबीआई का एक एनालिसिस आया है हमारी जितनी भी ये नगर निगम है उनके ऊपर, शहरी स्थानीय निकायों के वित्त के ऊपर आरबीआई ने यहाँ पर एनालिसिस किया। उनके अनुसार भारत में जितने भी नगर निगम है उनका संयुक्त बजट जो है वो केंद्र और राज्य सरकार की बजट की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। तो ये इनकी रिपोर्ट आई है, नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट। इसके तहत में ये स्पष्ट किया गया कि वर्तमान में नगर पालिका निकाय जो है राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा किए जाने वाले धन से किस प्रकार निर्भर है। ये बताया गया कि जो राज्य और केंद्र सरकार यहाँ पर उनको फंड देती है उसी से यहाँ पर करती है, क्योंकि वो लोग जो यहाँ पर अपनी, हम कहते हैं ना कि उनको राजस्व अर्जित करने की भी तो परमिशन है, लेकिन वो बहुत ही सीमित है। ठीक है, और उनकी राजस्व को जुटाने की जो क्षमता है ना वो बहुत कम है। तो जितने भी लिमिटेड फंड है, सीमित धन की उपलब्धता के बावजूद लगभग 70% धन वेतन, पेंशन और प्रशासनिक खर्चों पर खर्च किया जाता है। शेष धन कहाँ खर्च किया जाता है, पूंजीगत व्यय के लिए छोड़ दिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि नगर निगम ज्यादा ऋण भी नहीं लेता है। तो क्या होता है ना, उनके पास जो हमेशा जो पैसों की कमी है ना वो हमेशा कम ही रहती है। और इसकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आप देख लो, जितना भी यहाँ पर नगर निगम जो है वो यहाँ पर कर को अर्जित करती है, उनके अनेक व्यय
जो उनका जो खर्चा हो जाता है ना, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही चला जाता है, और उसके लिए भी वो अपर्याप्त ही है। अगर मैं बात करूं 2018 से लेकर 20 तक का पूरा, तो संपत्ति कर, जल कर, टोल टैक्स, अन्य करों से जो है वो उनको पूरा इकट्ठा किया सिर्फ 31 से 34% था। यह हिस्सा कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम था, और समय के साथ इसमें और गिरावट आती जा रही है। और जितना भी यहाँ पर वो सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से थे, यहाँ पर जो भी अपनी आय करते हैं नगर पालिका, वो बहुत कम है। देश भर में 201 ऐसे नगर निगम है जिनका जो आंकड़ा है बजट का, वो रिजर्व बैंक ने जो जारी करा है, वो काफी कम के रूप में देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि देखो कितना कम है यहाँ पर। ठीक है, पूरे स्टेट के जीडीपी जो है ना, पूरा एक स्टेट का जीडीपी, जैसे दिल्ली, गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में वो 1% के आंकड़े को पार कर पाया, जबकि कर्नाटका, गोवा, असम और सिक्किम में सिर्फ 0.1% या उससे कम रह गया उनकी अर्निंग का। तो बहुत ही कम अर्निंग है। हम बात करें कि इनकी अर्निंग ज्यादा है, नहीं, इनकी अर्निंग बहुत ही कम है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। और म्युनिसिपल अर्निंग्स जो है यहाँ पर, जितने भी संपत्ति कर है उन पे नगर पालिका आय की निर्भरता जो है वो 2017-18 में संपत्ति कर नगर निगम के कुल राजस्व का 40% से भी अधिक था। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि उनका खर्चा ज्यादा है और कम है यहाँ पर। तो आरबीआई ने कुछ इसके लिए सजेशंस भी दिए या नहीं दिए हैं? यस, आरबीआई ने इसके लिए सजेशंस भी प्रोवाइड करे हैं। आरबीआई ने कहा है कि क्या इंक्रीज करो? आरबीआई ने कहा है कि इनका वित्तीय और कार्यात्मक स्वायत्ता जो है ना, वो इंक्रीज करो। इनका जो शासन है ना, जो निकायों का शासन का ढांचा है, उसको मजबूत करो। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, संसाधन की उपलब्धता बढ़ाओ। इनके लिए स्वयं के संसाधन सृजन जैसी चीजों के ऊपर काम करो। कोविड-19 के महामारी के दौरान जितने भी यहाँ पर हस्तांतरण हुए हैं, उनके स्रोतों को यहाँ पर चेक करो, और उन स्रोतों को मजबूत करने की कोशिश करो। ये सब काम यहाँ पर इम्प्रूव किए जा सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, पार्टनरशिप, साझेदारी, और जो भी इनके लिए हम सोच सकते हैं, जो भी एक बेटर किए जा सकती हैं चीजें, वो हर राज्य सरकार को यहाँ पर अपने अपने एरिया में जो है उसको बढ़ाने की सोचनी चाहिए। कैसे बढ़ाना है, कैसे करना है, वो हर राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उनको ही यहाँ पर पूरी तैयारी करनी चाहिए कि हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर और बेटर डेवलप कर सकते हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं, वो किसकी जिम्मेदारी बन जाती है? वो राज्य सरकारों की यहाँ पर जिम्मेदारी है ये सब कार्यों को करने की। ठीक है भाई, समझे बात को? तो आज के समय में ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी इस इन सब के मामलों में। सो ये है आपका पूरा आर्टिकल यहाँ पर। इन सबको याद रखिएगा, इन सबको आप लिख लीजिए। और या तो आप ये सब जो म्यूनिसिपैलिटी है, वो ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था भी नहीं। कब ऐड हुआ है म्यूनिसिपैलिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत उसको ऐड किया गया। म्यूनिसिपैलिटी को यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया, संविधान में इनको दर्जा दिया गया। ऑलरेडी तो ये थे भी नहीं, है ना? तो इसको जब संविधान में दर्जा दिया गया, तो उसमें नई नई चीजें होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए। तो कोशिश यही की गई है सरकारों द्वारा कि हम किसी तरीके से जो हमारा ये पूरा म्यूनिसिपैलिटी है, उसमें हम कैसे चीजों को ठीक कर सकते हैं, उसमें और कैसी कैसी चीजों को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है भाई, सो ये है आपका पूरा 4th आर्टिकल, इसको आप याद रखिएगा। ये आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर पूरा, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इसी प्रकार से चलता है। आप लोग यहाँ पे देखो, अच्छे से इसको पढ़ो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, बहुत सी डिविजन्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जिला परिषद होती है, तहसील होते हैं, ग्राम पंचायत, ये चलता है पंचायत का। अगर मैं बात करूं नगर पालिका का, तो यहाँ पर नगर पालिका होती है, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत, और वार्ड बने होते हैं। ऐसे ही होता है ना स्ट्रक्चर। यही तो है हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर। पूरा पूरा 3 टियर स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से बना हुआ होता है, और इसी प्रकार से चलता भी है आगे। ठीक है, ठीक है भाई, सो ये है आपका पूरा यहाँ तक। बढ़ते हैं हमारे 5th आर्टिकल की तरफ। वो है आपका आर्टिकल जो कि क्या है? करप्शन। अ स्टेप टुवर्ड्स फाइटिंग करप्शन, भ्रष्टाचार से लड़ने की दिशा में एक प्रमुख कदम। अभी कौन सा केस आया? केस आया नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पर, संविधान पीठ ने देश के लोक सेवकों के बीच जो भ्रष्टाचार हुआ उसका कड़ी यहाँ पर निंदा करी है। और भ्रष्टाचार के जितने भी आरोपी हैं, उनको दोषी ठहराने के लिए आवश्यक साक्ष्य को, मानदंडों को भी यहाँ पे
कम कर दिया है। ठीक है, ये सब कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। इस केस में जो है यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो ये देखने को मिले हैं कि जो इस तरीके के मामले हम कहते हैं करप्शन के, वो काफी ज्यादा देखने को मिले। और न्यायालय ने वर्तमान में यह निर्धारित कर रखा है कि भले ही अभियोजन पक्ष के गवाह शत्रुतापूर्ण हो जाए, किंतु यदि अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष जो भी प्रस्ताव यहाँ पे प्रस्तुत करे गए हैं, अगर वो साक्ष्य रूप से स्पष्ट हो जाते हैं और अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हैं, तो ऐसे में दोषी सिद्ध ही किया उनको माना जाएगा। तो यहाँ पर वही है, क्या किया जा रहा है, करप्शन के अगेंस्ट जो है वो काम करने से लोगों को यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है। जो वर्ड भ्रष्ट है या करप्ट है, ये कहाँ से निकल कर के आया, ये लैटिन शब्द करप्टस है, जिसका अर्थ होता है तोड़ना या नष्ट करना, वहां से ये शब्द निकल के आया। और इस प्रकार का भ्रष्टाचार आप जैसे कि जानते हैं, भारत क्या हर पूरी एक वर्ल्ड में ही जो है ये बहुत बड़े पैमाने पर हो सकता है। तो जिसमें उच्च पदों पर बैठे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, जो हमारे हम जैसे जो कॉमन पीपल होते हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं। क्या नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आते हैं, सरकार के प्रति विश्वासघात की स्थिति उत्पन्न होती है। जब इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाता है तो नैतिकता के जो गुण हैं उनका भी उल्लंघन होता है। और साथ ही साथ प्रजा जो है हमारी, जो हम लोग हैं, हम लोगों के अधिकारों का यहाँ पर जो है हनन होता है, क्योंकि यह उन्हें न्याय से वंचित या फिर समाज में अन्याय फैलाने के लिए एक जो है वो माना जाता है। प्लस साथ ही साथ और क्या होता है, इसके कारण जितने भी सरकारी अधिकारी हैं इनकी जो भूमिका है वो खराब होती है, इनकी जो छवि है वो खराब होती जाती है। और जो हम ये कहते हैं अधिकतम लोगों की भलाई का सिद्धांत, ये उसके विरुद्ध जाता है। ठीक है, सरकार का काम ही है ये भलाई करना लोगों की, तो उसके अगेंस्ट ये चीज जाती है। तो इसकी वजह से क्या क्या होता है, इसके लिए कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इनको इसी इसी शब्दों से जानते हैं, जैसे कि स्नो ब्लॉगिंग, स्नो बॉलिंग। स्नो बॉलिंग क्या होता है कि जब आप करप्ट बिहेवियर जो है, वो आपका जो भ्रष्ट व्यवहार है उसके प्रभाव से कम समय में अधिकतम लोग जब प्रभावित हो जाते हैं, इसके लिए स्नो बॉलिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्टेमिनेशन, संदूषण करना, इसका जिसके कारण क्या होता है, जो भ्रष्ट व्यक्ति होता है उसके साथ अन्य सहयोगी भी उतने ही ज्यादा भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहता है ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये वही है। एक यहाँ पे जो गलत व्यक्ति होगा वो पूरे ही यहाँ पर अपने आसपास के कलीग्स को, सहयोगी को यहाँ पर भ्रष्ट कर देगा। नेक्स्ट, रहस्य उद्घाटन। मीडिया द्वारा जितने भी उजागर किए गए ऐसे मामले हैं, उसमें क्या होता है कि फिर लोगों का सरकारी प्रणाली का से जो है ना विश्वास सा उठ जाता है जनता का। प्रसारण, इसका जो है किसी भी संस्था के अंग में भ्रष्टाचार से पूरे संगठन की प्रतिष्ठा पूरी उसी को ठेस पहुंचती है ना, सब लोग इस चीज को जानते हैं। तो यही चीजें एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और टॉप लेवल पे सबसे ज्यादा शीर्ष स्तर पे भ्रष्टाचार यहाँ पे किया जाता है। और धीरे धीरे जो है ये जो धनराशि होती है, ये धनराशि जो है वो तस्करी इसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। और ये एकदम से आगे फैलती जाती है। ठीक है, इसके विंग्स होते हैं, इसकी जो है यहाँ पर आप कह लीजिए जो है विंग्स होते हैं, व्हील्स नहीं होते, इसकी उड़ान भरी जाती है, मतलब बहुत जबरदस्त लेवल पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। और भ्रष्टाचार में भारत का परिणाम क्या होता है कि उसमें आपको प्रमोशन मिलता है, ना कि कारावास। ठीक है, ये बहुत बड़ी लाइन है यहाँ पे लिखी हुई है, आप ये अगर करप्शन पे अगर कोई भी आर्टिकल आपसे पूछा जाता है तो आप करप्शन के पूरे आर्टिकल में जो है ये एक पूरे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। ये आप समझ सकते हैं ना कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, और इसीलिए भारत में जो असामाजिक असमानता दिखने को मिल रही है ना, वो सबसे बड़ा कारण इसका भ्रष्टाचार, ये हर लेवल पे भ्रष्टाचार का होना। रीजन क्या है इसका, सबसे पहली चीज तो औपनिवेशिक विरासत। हमारे समाज में सत्ता की भारी विषमता, बहुत ज्यादा पावर डिवीजन है, अधिक नियमन, बहुत ज्यादा रेगुलेशंस है, केंद्रीकरण, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कारण है। और बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है नैतिक मूल्य और इच्छाओं का परिवर्तन होना, आर्थिक स्थिति का होना, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है कोई जनमत नहीं है। और इसके तहत जो है यहाँ पर कानूनी प्रावधान भी उतने ज्यादा नहीं है कि आप करप्शन पे अगर किसी पर्सन ने किया है तो उसको बहुत जबरदस्त जो है वो कारावास किया जाए, उसके खिलाफ कुछ स्टेप्स लिए जाएं, ऐसा ज्यादा अमाउंट में इंडिया में है नहीं, है ना। यही है कि किसी भी अपराध को सांठगांठ की गई रिश्वतखोरी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है यदि संबंधित लेन देन के प्रत्यक्ष में यहाँ पर कोई भी अगर राज्य या फिर लोगों का नुकसान हो रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो है उसके लिए अधिक से अधिक यहाँ पर जो है वो कार्यवाही होनी चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे हुई नहीं है अभी तक। अगर अब ये चीज यहाँ पर होती है तो उससे क्या होगा, वो
जो इस तरीके की जितनी भी चीजें होंगी, ऐसी जो भी चीजें की जाती हैं, उससे बचाव हो सकता है। साथ ही साथ जो भी लोक सेवक है, अगर उन्होंने कुछ भी यहाँ पर नुकसान किया है, उसके लिए उनको उत्तरदायी बनाना पड़ेगा, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं। और जितने भी ऐसे यहाँ पर लोग हैं जो कि मुखबरी करते हैं, उनके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, प्रतिबंध यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 310 है और हमारा जो आर्टिकल 311 है, उसको हमें क्या करना चाहिए, रिपील भी यहाँ पर जो है वो करना चाहिए। इस पूरे आर्टिकल को यहाँ पे रिपील खत्म कर देना चाहिए। आर्टिकल 310 जो है वो यहाँ पर यही कहता है कि स्टेट और यूनियन में जो भी पर्सन लोक सेवक यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। लोकायुक्त यहाँ पर होना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। क्यों किया गया है? ताकि ये लोग नजर रख सके, निगरानी रख सके, लोकपाल और लोकायुक्त यहाँ पर किस चीज के ऊपर निगरानी रख सके, जितने भी लोग यहाँ पे करप्शन किए हैं उनके ऊपर यहाँ पे नजर रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए यहाँ पर ये प्रोसेस जो है वो बनाया गया, जो कि अच्छा भी कॉन्सेप्ट है एक। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर द्योपर बील। द्योपर बील जो है यहाँ पर, ये आसाम में है जगह। आसाम की जो द्योपर बील है, उसमें जो अपशिष्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उसका और ज्यादा भार बढ़ गया है, जिसमें यहाँ पर अभी जब सर्वे हुआ है उसमें ये देखा गया है। तो हम लोगों से जो है वो द्योपर बील के ऊपर सवाल किए जा सकते हैं। द्योपर बील एक लेक है, आसाम के अंदर ये लेक है, और गुवाहाटी सिटी के पास पड़ती है। कमरूप एरिया जो है ना गुवाहाटी का, वहां पर पड़ता है। और ये जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर के पास ही बिल्कुल पड़ती है, और ये रामसर साइट के अंदर ये इंक्लूडेड है। ये वेटलैंड है हमारा, रामसर साइट पता है ना सब लोगों को। ये इंक्लूड कर दी गई थी 2012 में, सॉरी 2002 में, सॉरी। आज के समय में जो द्योपर बील है, इसका जो जल है ना वो बहुत ज्यादा विषैला हो चुका है, टॉक्सिक हो गया है। इसके पीछे जो है, यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा जलीय पौधे भी नष्ट हो गए, जिन्हें अक्सर हाथी खा जाते हैं। और यहाँ पे जो काफी शहरों का, जो वहाँ के क्षेत्र का जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है, वो यहाँ पर जो है बह करके पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा जो वेटलैंड है वो काफी ज्यादा सीरियसली यहाँ पर उसको एक जो है परेशानी देखने को मिली है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स भी पास में बनाए गए हैं, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन की गई है, तो उसको भी यहाँ पर काफी ज्यादा इस वजह से भी प्रॉब्लम शुरू हुई है। और ऐसा भी बोला गया कि भाई, यहाँ पर इस पूरे द्योपर बील लेक के 1 किलोमीटर के भीतर में कोई भी होटल या रिजॉर्ट यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा, जो कि इसके आसपास का एरिया होगी। बनाया जाएगा तो उससे जो वहाँ की लेक है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा ना, इस तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क किया जाएगा तो इस पूरे एरिया में, इस इको सेंसिटिव जोन में, संवेदनशील क्षेत्र में, जो भी ईंट भट्टे का उपयोग करना, लकड़ी का दहन करना, यहाँ पर व्यवसायिक उपयोग करना, प्राकृतिक जल निकाय या भूमि क्षेत्रों में कुछ भी अपशिष्टों का निर्वहन करना, ये सारी चीजें यहाँ पर अलाउड नहीं है इको सेंसिटिव जोन में। द्योपर बील जो है असम की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है। अगर मैं बात करूँ पूरे नॉर्थ ईस्ट की कौन सी है, चलो द्योपर बील तो असम की है, पूरे नॉर्थ ईस्ट की कौन सी है, लोकटक लेक। ठीक है, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की है। कहाँ पर है ये, मणिपुर में। और इसी के ऊपर एक नेशनल पार्क भी बना हुआ है मणिपुर में, जिसका नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भारत का इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जो कि क्या करता है, फ्लोटिंग है, फ्लोट करता है, क्योंकि लेक के ऊपर बना हुआ है ना। और इसी के पास जो है यहाँ पर रानी और गरभंगा फॉरेस्ट भी बने हुए हैं, इसी वेटलैंड के पास में। और यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं, एशियन एलिफेंट्स। और यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने काफी ज्यादा जो है वो ट्रैक्स वगैरह भी कंस्ट्रक्ट कराए, जिसकी वजह से ये पूरा इकोसिस्टम काफी इफेक्ट हुआ है। और इसका जो पानी है सबसे ज्यादा इसको कहाँ से मिलता है, रिवर बासिस्ता और रिवर कालमानी, ये दोनों याद रखिएगा। और ये दोनों रिवर जाके किसको मिलती है, ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे करीब 150 स्पीशीज हैं बर्ड्स की, यहाँ पर काफी सारी मिलती है, हॉलॉक, गिब्बन्स वगैरह, ये सब काफी स्पीशीज हैं। तो द्योपर बील आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको जंगली एशियाई हाथी, तेंदुए, जंगली बिल्ली, भौंकने वाले हिरण, चीनी शाही, सांभर, ये सब जैसे जो एनिमल्स है वो आपको काफी ज्यादा अमाउंट में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। द्योपर बील शब्द जो है ना, वो संस्कृत से आया है। ठीक है। जो बील है ना, ये बील, ये दीपा, ये जो है यहाँ पर इस शब्द से निकाला गया है। बील का मतलब क्या होता है, द्योपर से, द्योपर बील, द्योपर जो है वो दीपा से निकाला गया, जिसका मतलब होता है एलिफेंट। और बील का मतलब होता है वेटलैंड। ठीक है। तो ये असमीज लैंग्वेज का भी एक वर्ड है यहाँ पे जो देखने को मिलता है। काफी ज्यादा ये डिटोरिएट हो रही है, इसके जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा खराब होता जा रहा है।
बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। ओजोन के ऊपर काफी ज्यादा न्यूज में रहती है। ओजोन जो लेयर है हमारी, जो ओजोन है वो आपको पता है O3, और जो है वो एटमॉस्फेयर में यहाँ पर 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बनी है, O3 हो गया। और नियरली जो हमारा 90% ओजोन जो है वो कहाँ पे लाई करता है, स्ट्राटोस्फेयर में लाई करता है, राइट। ओजोन लेयर स्ट्राटोस्फेयर, जो कि बिल्कुल ट्रोपोस्फेयर के अबव होती है। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट जो लिखी हुई है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। ओजोन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो हमारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, उसी में से एक लेयर है यहाँ पर, ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वर्ल्ड हिंदी डे। अभी रिसेंटली 10 जनवरी को मनाया गया था, और 2003 से ये स्टार्ट हो चुका है। और 1975 में ही पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई थी। इसीलिए 10 जनवरी यहाँ पर इस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम आप पढ़ सकते हैं, हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। तो ये है आपका वर्ल्ड हिंदी डे, इम्पोर्टेंट है 10 जनवरी, ठीक है। और जो आज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे। वो मैं आपको बताऊंगी अपकमिंग, ठीक है भाई। तो आपका यहाँ तक कंप्लीट होता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।